had two works, sorry, not problems. Congress had to perform two works. First was what? Wielding everything in the nation. They had to wield diverse communities, they had to wield diverse groups, they had to wield what? Diverse areas या regions. पहला काम. Second was to attain independence for the country. Now they were successful in wielding maximum for India, but they could not only wield whom? Muslims. और Muslims को wield क्यों नहीं कर पाए? Because of the increasing communalism. पहला रीजन तो यही है. दूसरा अगर हम देखें, the constant what? Concessions that were being made in the favor of Muslims. Since 1909, Muslims were given the conception that you can be what? Free, or you are what? Different from the from Hindus, और आपको कभी भी एक सेपरेट स्टेट दे सकते हैं हम. सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके यही कॉन्शियसनेस उनके अंदर डेवलप की गई है ना. फिर धीमे धीमे अगर हम देखें तो 1940, देखो 1940s के पहले, 1940s के पहले जो रियल स्ट्रगल है दैट वाज फॉर व्हाट? फॉर डोमिनियन स्टेटस, है ना. मुस्लिम लीग और द मेन पीपल ऑफ द मुस्लिम लीग, दे आल्सो अग्रीड दैट डोमिनियन स्टेटस शुड बी द कोर पॉइंट ऑफ व्हाट? डिस्कशन, है ना. मेजर एम्फेसिस किसमें होना चाहिए? डोमिनियन स्टेटस पे. पर प्रॉब्लम क्या हुई कि गवर्नमेंट जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थी ही नहीं. उल्टा वो मुस्लिम लीग के जो क्या कहते हैं थोड़े बहुत थॉट्स हैं उस पे वो आगे बढ़ते गए. कौन? दी ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. 1940s में या 1937 में जब मुस्लिम लीग हार गई चुनाव, तो उनको समझ में आया कि जो हमारे क्या हैं, हमारे व्यूज हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, they would be better represented where? In our own country. तो 1940 में ही पहली बार वो क्या कहते हैं? डिक्लेयर करते हैं. उसके पहले अगस्त ऑफर भी कांग्रेस ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था. तो फिर 1942 से देखो अब होता क्या है कि व्हेन यू आर इन अ वेरी टेंस्ड पोजीशन, तो आप सभी को अगर नहीं साध सकते तो आप मेजोरिटी को साधने की कोशिश करते हैं. कांग्रेस में जो लोग थे, दे केम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड पॉपुलेशन, है ना. बाकी जो एक बड़ा चंक था दलित्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? बी आर अम्बेडकर, है ना. एक बड़ा चंक था मुस्लिम्स, दैट वाज बीइंग लेड बाय मुस्लिम लीग. ऐसे ही अलग अलग अगर आप देखो तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं उनकी. तो इन सभी को वील्ड करने के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दे रहे थे. अगर आप देखिए, अगर एक सेपरेट क्या दिया गया होता, मतलब जैसे सेपरेट पाकिस्तान दिया गया, है ना, और ऐसे ही अगर आप ये डिमांड आगे बढ़ती जाती तो हो सकता है कल को एक क्या मिल जाता है? एक सेपरेट द्रविड़स्तान भी हो सकता था. सबकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे वो. इवन दे मेड दिस आउट क्लियर वेयर? इन द एटलीस्ट डिक्लेरेशन. एटली ने अपने डिक्लेरेशन में क्या किया? उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया. ओपन एंडेड कैसे छोड़ा एटली ने? एटली ने क्लियर कट कुछ कहा ही नहीं. हाँ थोड़ा ठीक दिख रही है. एटली ने जो है तीनों ही फ्रंट्स ओपन किए हुए थे कि हम जो हमको ज्यादा स्टेबल नजर आएगा हम उसको पावर ट्रांसफर कर देंगे, और अगर कोई भी स्टेबल नजर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बाल्कनाइजेशन कर देंगे. एंड बाल्कनाइजेशन मेंट व्हाट? अ डिवीजन फॉर एवरीवन, है ना. एवरीवन वुड गेट देयर शेयर इन व्हाट? इन द केक. सबको पाई में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा. पर कांग्रेस इसके फेवर में नहीं थी. कांग्रेस वांटेड व्हाट? यूनाइटेड इंडिया. इफ नॉट यूनाइटेड देन मैक्सिमम इंडिया. और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि बाय प्रमोटिंग व्हाट? बाल्कनाइजेशन, हम डिसेंशंस क्रिएट कर रहे हैं, डिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा बात बाल्कनाइजेशन की होगी उतना फेवर किसको मिलेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. भैया स्टेट ऑफ एनार्की, आप रेडी नहीं हो किसके लिए? पावर ट्रांसफर के लिए. तभी क्या कहते हैं कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि पार्टीशन इज व्हाट? इज द फेट, है ना. अगर हमने और डिले किया किसको? पार्टीशन को, तो देयर वुड बी व्हाट? मल्टीपल इंडियंस, मल्टीपल पाकिस्तान इन इंडिया. और हर किसी या जितनी भी एस्पिरेशंस हैं, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो रीजनल हो, कैसी भी एस्पिरेशंस हैं, वो सारी एस्पिरेशंस कभी ना कभी क्या होने लगती? हाँ बढ़ने लगती, और ज्यादा टुकड़े होते हैं, है ना. अभी भी आप देखते हो ना, गाये बगाए लोग डिमांड करते ही रहते हैं. स्टेट्स का ही देख लो, स्टेट्स के सिनेरियो में मध्य प्रदेश में ही आप देखिए कितने सारे स्टेट्स की डिमांड है. हाँ तो विंध्य प्रदेश की ही बात क्यों कर रहे हो भाई? वो तो चाहिए नहीं, विंध्य प्रदेश था, हमने पढ़ा है.
तो वी आर आस्किंग फॉर व्हाट, एन एग्जिस्टिंग एरिया। वी नहीं मतलब पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, वी द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं तो चाहता हूँ जल्दी बने, वहीं सीएम बनने का फिर स्कोप बनेगा। हाँ और क्या, छोटा सा स्टेट, 60-70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरे सीएम नहीं भी बन पाया तो एमएलए तो बन जाऊंगा, फिर मंत्री। अरे इतने में मर जाए आदमी, एक आम आदमी के लिए इतना बहुत है, मंत्री तक ही काम चल जाए, मंत्री में ही। छोटा स्टेट है ना, विंध्याचल माउंटेन्स में बोल देंगे ये भी हिली स्टेट है, स्पेशल स्टेट का स्टेटस दो, 90% सब कुछ चाहिए सरकार से, हम कुछ नहीं करेंगे। पर मध्य प्रदेश बन नहीं सकता ना, टूरिज्म है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, मतलब स्टेट सस्टेनेबल होने चाहिए, है ना। केवल छोटे स्टेट्स, मतलब ये छोटे स्टेट्स होने से ये जरूर होता है कि डेवलपमेंट हो जाता है, पर सारे छोटे स्टेट भी सक्सेसफुल नहीं होते, है ना। तो अभी ऐसे में तो फिर हर एक चंबल प्रदेश मांग रहे हैं, एक भील प्रदेश मांग रहे हैं, एक मालवा प्रदेश मांग रहे हैं, तो कैसे दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव दीज मनी व्हाट स्टेट्स, है ना। उड़ीसा में भी एक उत्कल प्रदेश करके अलग से डिमांड उठ रही है, बिहार में, सॉरी राजस्थान में एक भील प्रदेश की डिमांड है ना। गुजरात में भी कह रहे हैं कच्छ और उसको सौराष्ट्र को अलग अलग कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं है जो ये डिमांड्स उठ रही हैं, है ना। और होना क्या है स्टेट बदल जाने से, वी आर व्हाट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। स्टेट्स कितना भी फड़फड़ा ले, सुप्रीम कौन है? सेंटर, संविधान ही ऐसा रखा गया है ना। चलिए लिखिए, what do you think about the tweet of Trump which he made yesterday? He said India has promised to take about India would be taking $500 billion goods from us. We are reducing tariff, है ना। हाँ, रशियन वाली बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ ईयू के साथ, उसके बाद सीधे एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने शुरू हो गए, है ना। एप्स्टीन भी क्या बंदा था, पता नहीं कितने लोगों की वो पोल खोलेगा वो। तो ट्रम्प जो सबसे बड़ा तो कन्विक्ट एप्स्टीन फाइल्स का ट्रम्प ही है ना। ट्रम्प एंड दी हीरो ऑफ इंडियंस whose story was sold a lot, that is Bill Gates. वेस्टर्न वर्ल्ड में नैतिकता बिल्कुल नहीं है। अब ठीक है बहुत सारे नाम है, वैसे नाम क्यों लेना। कैपिटलिज्म, देखो कैपिटलिज्म इज अ सिन, बहुत ज्यादा पैसा ना आपको मानसिक रूप से पागल कर देता है। दैट इज वाई बेस्ट फिलोसफी कौन सी है? हिंदुइज्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर आप बुद्धिज्म का भी एसेंस समझेंगे ना, तो बुद्धिज्म भी किसकी बात करता है? मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग और चारों में बैलेंस लगभग एक जैसी चीजें है ना। जैनिज्म थोड़ा सा क्या है, एक्सट्रीम फिलोसफी है, which does not recognizes any sorts of what pleasures, सीधा सत्य अहिंसा अस्तेय अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य, और मंक हो तभी कुछ जीवन में हो सकता है। तो इट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट व्हाट। हाँ, ये सारे के सारे जो हैं आई गेस इंडिया ओनली स्टडीड अबाउट चारवाक इन थ्योरी, बट दी वेस्ट हैज अप्लाइड चारवाक इन प्रैक्टिकल, है ना। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, मतलब जब तक जियो ऐस से जियो, कर्ज लो घी पियो, ठीक है। तो खैर जो भी है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ट्रम्प सबको मालूम है क्या है, बड़ बोला है, कुछ भी बोलता है वो, बड़ी बुआ है वो, है ना। कि देखो तुमने मेरे को जो है नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। तो ऐसे आदमी को क्या कह सकते हो। हाँ डील हो गई है, बट मोदी जी डिड नॉट reiterate the exact terms which Trump is claiming. So government must clarify, is it so? Because ultimately we are the consumers, है ना। और डिप्लोमेटिक लाइंस में कोई भी इंडियन नहीं चाहता कि रशिया से हम क्या करें, पर इंडियन फीलिंग्स है रशियंस के साथ। रशिया हैज बीन विद इंडिया इन देयर थिक एंड थिन स्टार्टिंग से। तो रशिया में सबसे फेमस एक्टर जो है इट इज राज कपूर। तो राज कपूर ये गाने गाते हैं लोग, मेरा जूता है जापानी। तो बॉलीवुड कैन बी ऑल्सो अ मीन्स ऑफ व्हाट, फॉरेन अफेयर्स।
कई सारे देशों में हमको शाहरुख खान के नाम से जानते हैं, इंडिया कंट्री ऑफ शाहरुख खान। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए ना, दे नो यू बाय द नेम ऑफ शाहरुख खान। गांधी तो खैर, हर देश में कोई ना कोई एक ऐसा चौराहा है जो गांधी चौक है। पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, बांग्लादेश में नहीं मिलेगा, पर मेजोरिटी जितने भी अच्छे देश हैं उन सब में गांधी चौराहा है, या गांधी की मूर्ति तो मिलेगी मिलेगी। ये इंपैक्ट है किसका, गांधी का, इन द ग्लोबल लीडरशिप। लिखिए, व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट? बिकॉज नेहरू वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। अरे लिखना नहीं है, कोई लिख मत लेना रे। अरे भरोसा नहीं है ना इनका, लिखो। कांग्रेस accepted it as Congress accepted it as inevitable. Congress accepted it as inevitable due to its long-term failure. Inevitable due to its long-term failure to draw the Muslim masses. Due to its long-term failure to draw the Muslim masses into the fold of Indian national movement. To draw the Muslim masses into the fold of Indian national movement. Clear है? आगे लिखिए. The independence partition duality. The independence partition duality reflects. The independence partition duality reflects success failure dichotomy. Reflects success failure dichotomy of Congress led anti imperialist movement. Success failure dichotomy of Congress led anti imperialist movement. Congress had twofold tasks. Congress had twofold tasks. First, wielding diverse groups, communities, wielding diverse groups, communities, and regions into a nation, and regions into a nation. दूसरा है securing independence for nation. Securing independence for nation. दो काम थे, आगे लिखिए. While Congress succeeded in building up nationalist consciousness, while Congress succeeded in building nationalist consciousness to exert pressure on British, while Congress succeeded in building up nationalist consciousness to exert pressure on British, to exert pressure on British to quit India, to exert pressure on British to quit India, but it failed to complete the task of, wielding the nation, especially in integrating Muslims into nation, especially in integrating Muslims into nation. आगे लिखिए. acceptance of partition was only a final act of process of acceptance of partition was only a final act of process of step by step concessions, final act of process of step by step concessions
to leagues championing step-by-step concessions to leagues championing of a separate Muslim state, step-by-step concessions to leagues championing of a separate Muslim state ठीक है आगे लिखिए थ्रू क्रिप्स मिशन autonomy of through Cripps mission autonomy of Muslim majority provinces was accepted through Cripps mission autonomy of Muslim majority provinces was accepted है ना in the Gandhi Jinnah talks 1944 in the Gandhi Jinnah talks 1944 Gandhi accepted right to self-determination Gandhi accepted right to self-determination of Muslim majority provinces Gandhi accepted right to self-determination of Muslim majority provinces अगला है कैबिनेट मिशन कांग्रेस कंसीडर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस कांग्रेस कंसीडर्ड possibility of Muslim majority provinces forming Congress conceded possibility of Muslim majority provinces forming separate constituent assembly later Congress accepted groupings as compulsory आगे लिखिए गांधी asked peoples to accept partition Gandhi asked peoples to accept partition as an unavoidable necessity Gandhi asked peoples to accept partition as an unavoidable necessity but not to accept it in their hearts he asked people to accept partition as an unavoidable necessity but not to accept it in their hearts he had no option but to accept partition because people wanted it as Maulana Azad said acceptance of partition as Maulana Azad said acceptance of partition was only in resolution of Indian National Congress acceptance of partition was only in resolution of Indian National Congress and on register of Muslim League resolution of Indian National Congress and on register of Muslim League the people of India had not accepted partition with free and open minds the people of India had not accepted partition with free and open minds ठीक है फिर एक क्वेश्चन आया था
एमपीपीएससी में कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड ब्रिटिश लीव इंडिया, है ना, आई गेस 2016 के मेंस में था ये। है किसी का पीवाईक्यू? एनीबॉडी हैज पीवाईक्यू? तो एक क्वेश्चन तो ये था, व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन। ये यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, इन्होंने भी पूछा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है 17 में आया था, डिस्कस दो सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। देखो, डिस्कस दो सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। डिस्कस दो सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। हाँ, एनी इनपुट्स? Any inputs on this? What were the circumstances when India achieved independence? Direct action day and increased communalism. It can be a circumstance or a condition. हाँ, और ठीक है, और प्रेसिडेंट काउंसिल का प्रेशर, और देखो यार, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस में बता देता हूं, आंसर आप खुद से लिखिएगा, फिर बात करेंगे इसके। सर्कमस्टांसेस में अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमको दिखाई पड़ेगा इंक्रीज्ड नेशनलिज्म या इंक्रीजिंग नेशनलिज्म। कॉन्स्टेंटली राष्ट्रवाद जो है वो बढ़ रहा था, है ना। जितना ज्यादा गांधी एक्टिव थे या जितना जितनी भी सारी चीजें चल रही थी, दे वर ऑल रिजल्टिंग इनटू व्हाट, इंक्रीज्ड नेशनलिज्म। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स हैड लॉस्ट वॉर ऑफ पोजीशन। अब पब्लिक तैयार नहीं थी किसको एक्सेप्ट करने को, ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करने को। अगली चीज अगर हम देखें तो दैट इज वर्ल्ड वॉर टू एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूके। अगली चीज यूएसए एंड रशिया सपोर्टिंग इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला यूएन एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग एंड इंक्रीजिंग कम्युनलिज्म। और ये बढ़ता हुआ कम्युनलिज्म क्या कर रहा था, इट वाज कॉजिंग वायलेंस, स्टेट ऑफ एनार्की क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट in UK. So these are few of the circumstances under which India achieved what? Independence. तो ये लिखिए और फिर बताइए। अभी नहीं लिखना है, आराम से घर से लिख के लाइए, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे हम कि अभी आप लिखने बैठ जाएं। बोले अभी, बोले अभी अभी करके देता हूं, आराम से करिए।
हो गया, बढ़े आगे। चलिए अगली रिंग डालिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं तो अभी तक हमने कांग्रेस को 3 फेजेस में पढ़ा है। पहला है मॉडरेट फेज, दूसरा कौन सा है एक्सट्रीमिस्ट फेज, तीसरा कौन सा है गांधीयन फेज। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी इसी टाइम पे अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुई हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 3 तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं। पहली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहली है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दूसरी जो है दैट इज मिलिटेंट नेशनलिज्म, और तीसरी अगर हम देखें तो यू विल सी व्हाट, गांधीयन। गांधीयन स्ट्रेटजी। तो इन 3 ही स्ट्रेटजीज में जो है पूरा जो नेशनल मूवमेंट है वो हमारा घूमता है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो आइए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। देखिए मिलिटेंट नेशनलिज्म जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, नहीं revolutionaries क्यों, they had what their activities led to rise of what militant nationalism। तो militant nationalism is also what a strategy। वरना अगर आप ऐसे passive resistance को बोलो तो passive resistance is also part of constitutionalism, that also comes under the ambit of what constitutionalism। भाई constitutionalism में या democratic fundamentals में there is a right to dissent, and right to dissent can be of what, of active and passive both nature। समझ गए आप। And the militant strategy does not only amounts to what, giving passive resistance। The core idea of militancy was what, yeah, extremism was what, to give rise to the extremist nationalistic feelings which will finally result into what, हाँ which will ultimately result into revolution। Why? देखो revolution का जो character है वो ये लोग भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, तो ओवरऑल वो एक तरफ से मिलिटेंसी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। तभी तो जब भी आप देखोगे कि एक्सट्रीमिज्म को पुश मिलेगा, यू विल सी व्हाट, राइज ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। समझ गए आप। फिर वो गांधी के आने के बाद गांधी बिल्ट व्हाट, गांधी बिल्ट या गांधी had a type of control over the mind of the peoples of India। The peoples of India gave their control in the hands of महात्मा गांधी। 1930 में जितने भी मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, they had died। जो लास्ट खेप है हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की या मिलिटेंट लीडर्स की, वो क्या थी, 1930। 1930 में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई। गवर्नमेंट का जो मूड था ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, दैट वाज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय व्हाट, द एक्सट्रीमिस्ट्स। डिड यू सी एनी वायलेंस आफ्टर 1931? डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस? द लास्ट एपिसोड इज द एपिसोड ऑफ सूर्यसेन। उसके बाद हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वायलेंस नहीं हुआ, तेभागा मूवमेंट भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, पैरेलल गवर्नमेंट्स बना लिए लोगों ने। बट लार्ज स्केल में रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज जो है वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि गांधीयन स्ट्रेटजी सबको अपीलिंग लगने लगी थी। अब ऐसे तो अगर आप देखो तो 1942 के बाद विद द फॉर्मेशन ऑफ आईएनए, militancy matured with the formation of what, INA। So there are what deep rooted signs। revolution does not happen in a day। हमें भी क्या लगता है ना कि अचानक से जिंदगी बदल जाएगी, एक दिन भगवान सपने में आएंगे और बोलेंगे बता बेटा क्या क्या चाहिए, और हम हाँ लिखो लिखो ये चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें आपने पहले की होंगी, उनके इफेक्ट्स आपको जिंदगी भर हॉन्ट करते हैं या उनके बेटर इफेक्ट्स आपको जिंदगी भर मिलता है। जैसे अभी पढ़ लोगे 35 साल 40 साल आराम से बीतेंगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो अभी तो घिस ही रहे हो, 15 साल फिर और घिसोगे, तो जीवन में केवल 15 साल ही आराम से बैठ पाओगे। समझ गए आप। अगर 30 साल बैठना है, खासतौर पे वो लोग जो 25 के अंदर है,
योर सर्विस विल बी ऑफ मिनिमम 35 years। और मजा अभी है तुम्हारी उम्र में, क्योंकि अभी जब गाड़ी वाड़ी से उतरो, कोई गेट वेट खोल रहा हो तो फिर दोस्तों को भी है। हमारा एक दोस्त था 21 साल की उम्र में डीएसपी बना, शायद 20 साल में ही बन गया था। उस समय 19 साल उम्र हुआ करती थी डीएसपी बनने की, तो बहुत जल्दी डीएसपी बन गया था। कॉलेज से निकला और डीएसपी बन गया। यार 20-21 साल में कितना दिमाग होता है, बच्चा होता है आदमी। हाँ 21 साल में बच्चे ही हो ना तुम लोग, तुमको मालूम थोड़ी सही गलत क्या है, तुमको जो मन करता है वो करते हो। पर वो बन गया क्या डीएसपी। वी यूज्ड टू ट्रेवल इन व्हाट, इन दिल्ली मेट्रो। तो व्हेनेवर ही यूज्ड टू सी अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो बोलता था कि बोलना बोलना मैं डीएसपी बन गया हूँ, है ना। क्योंकि वो सब भी कहाँ जा रहे थे, करोल बाग, है ना। तो फिर एक आध दो बार बोला, क्या कहते हैं वो, ऑप्शनल क्लास में ही बोलता था कि हमें को डीएसपी बोलना, है ना। फिर यहाँ इंदौर आया एक बार, तो एक दोस्त का कुत्ता भौंक रहा था उस पे, बोलता मेरे पे मत भौंक, मैं डीएसपी हूँ। अरे मैं बोला भाई देन आई रियलाइज कि मतलब फिर वो उस वक्त हमको मजे लेते थे उसके, कि बताओ कैसी बातें करता है ना। फिर समझ में आया यार कि एट द एज ऑफ 21 years यू आर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो अच्छी खासी रैंक आई है, सब तुमको पूछ रहे हैं। तो उस उम्र में सक्सेस, कम उम्र में सक्सेस जल्दी हजम नहीं होती ना, है ना। अब तो क्या गौतम बुद्ध वाला फेज आ गया है, बोले आप प्रधानमंत्री बन गए, अच्छा चलो देश चलाएं। तो वो विद एज वो चीजें भी क्या होती हैं, थ्रिल खत्म हो जाता है। तो वो समझ आते, कई सारे दोस्त हैं हमारे, मतलब आप ऐसे लोग थे वो लोग कि सेलेक्ट हुए ना, आज रिजल्ट आया, ना ज्वाइनिंग हुई है ना लेटर आया है, गाड़ी, घर से गाड़ी मंगा ली इंदौर, है ना, और सामने बड़े बड़े शब्दों में मध्य प्रदेश शासन, है ना। और उस समय तो बत्तियां बत्तियां थी, मतलब क्या कहते हैं वो, तो मोदी जी के आने के बाद जो है ये बीकन कल्चर बंद हो गया। पहले तो एक लाल बत्ती थी, एक पीली बत्ती थी, एक नीली बत्ती थी, फिर बाद में सबको नीली बत्ती हो गई। तो उन सबने बराबर अपनी गाड़ियों के ऊपर, अभी वो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, नीली बत्तियां, बाहर सामने लिखा हुआ है डिप्टी कलेक्टर हिंदी में, वो भी मेटल से, पीतल से नहीं लिखाते लोग, बड़े बड़े अक्षरों में, और हूटर मारती हुई गाड़ी चल रही है, कौन रुकेगा, डिप्टी कलेक्टर साहब है। साहब अभी एक भी दिन गए नहीं है फील्ड में, पर बन गए। तो ऐसा भी होता है यार। एक बार हमारे एक दोस्त है, वो फंस गए ड्रिंक एंड ड्राइव में, रिजल्ट आया, पार्टी करने गए, लौट रहे थे, पकड़ा गए यही राजेंद्र नगर थाने में। अब भाई ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब चोरी है वो, ड्रिंक एंड ड्राइव, उसमें 11,000 का तो बनेगा, 8 लोग, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए। सरकार भी तैयार, आप स्वाइप करिए सबके सब, सारे के सारे ड्रंक, चलो बैठो। तो उसमें से उसको अचानक से याद आया कि मैं कल तहसीलदार बना हूं ही स्टूड अप, क्या बात गया, मैं तहसीलदार हूं, कहां का तहसीलदार है, कल ही बनाओ, रिजल्ट आया है, चुपचाप बैठ जा, सारी तहसीलदारी अंदर कर दूंगा, है ना, इज्जत से फाइन भर दे, वरना कुछ लिख दिया मैंने तो पोस्टिंग भी नहीं ले पाएगा। तो बोला बताओ भैया तो ऐसा होता है कम उम्र में। आप में भी से कोई सेलेक्ट होगा ना, तो देखना वो बात बात में बताएगा, अरे मेरी इज्जत करो यार, मैं ये हूँ। फिर बाद में हंसेगा फिर खुद ही कि अरे क्या करता था मैं भी। चलो देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या है संविधानवाद? हाँ, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, इज कॉन्स्टिट्यूशन जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ बताओ। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, अरे anyone else can, who can give a better definition of constitution? What do you mean by constitution? A written document? No, it can be unwritten also. We have UK with us, which has an unwritten constitution. हाँ बता। अबे बट यार सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन इज दी, अच्छा हाँ वकील साहब बताइए, तू वकील है?
तेरे बगल वाला बोला उसको, हाँ, लेक्स लीगम बैसिलेरियस, एलएलबी, अपने तो लुच्चा लफंगा बदमाश मालूम है ना। कुछ तो है सर, पढ़ा है हमने 5 साल पर अभी याद नहीं आ रहा सर, अभी याद होता तो वी वुड हैव बीन प्रैक्टिसिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। बहुत आसान भाषा में बस आप इतना याद रखिए, इट इज व्हाट, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये तुम लोग क्या हो यार, तुम लोग आईना देखते हो तो तुमको वैसा ऐसा ही लगता है सुसाइड कर लेना चाहिए तो इतनी बेशर्मी में जिंदा कैसे हो तुम, कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा नहीं बता पा रहे हो। मैं अभी रवि सर को नहीं बताऊंगा, उनको दुखी नहीं करूंगा, अभी वो खुश हैं अभी वो। हाँ हाँ, यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। सर आप कह रहे हैं तो यही होता होगा, हमको तो मालूम नहीं था। अरे प्लीज यार, काफी टाइम हो गया आप लोगों को आते हुए, मेजोरिटी सब्जेक्ट्स खत्म होने आए हैं आपके, एक एक सड़ी सी डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हो। वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। चलो, तो मैं ही समझा देता हूं क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पहली बात याद रखिए, क्या ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, और ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका जो बेसिस है वो है लिबरलिज्म। बेसिस क्या है? लिबरलिज्म। ये कुछ रेडिकलाइज्ड चीजों पे बात नहीं करती, किस बात करती है? लिबरलिज्म। देखो इसके पीछे अगर आप देखो, जो मेन जो कंसेंसस है या जो मेन आइडिया है बिहाइंड द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हम ये मानते हैं कि जो ह्यूमन है या जो मैन है वो रेशनल है। मैन कैसा है? इज अ रेशनल बीइंग। तो मैन अगर कुछ भी अचीव करना चाह रहा है, या इफ ही वांट्स टू अचीव सर्टेन पॉलिटिकल एंड्स, सो इट शुड बी थ्रू रेशनल डायलॉग। इट शुड व्हाट? रेशनल डायलॉग। एनिमल्स फाइट, एनिमल्स फाइट फॉर देयर राइट। जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो हम में भी लागू होती है, पर सबसे बेटर कहां लग चलती है? एनिमल्स में, है ना। वहां पे फैसले वैसे ही होते हैं। डू दे हैव रेशनल मीन्स? बिकॉज दे आर नॉट रेशनल, बट वी आर रेशनल। So it is a political philosophy which is based on the fundamental of liberalism. समझ गए आप? To achieve political ends by the means of rational dialogue. That is the core idea or the core fundamental behind the fundamental of constitutionalism. अब मेरी बात समझिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या लिबरल फंडामेंटल्स या रेशनल डायलॉग या पॉलिटिकल मेथड्स, रेशनल पॉलिटिकल मेथड्स या नॉन वायलेंट पॉलिटिकल मेथड्स का यूज करना इंडियंस ने कहां से सीखा? That we adopted what? This approach or the rational approach in the very first phase of our Indian national movement. As we know, we were colonized by UK. और ये जो फंडामेंटल है ये पहले कहां जन्मा? यूके में। यूके में रूल ऑफ लॉ, देन यू हैव व्हाट, मैग्ना कार्टा, है ना। ये सारे फंडामेंटल्स जो है या जो आइडिया है किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। क्योंकि यूके बहुत जल्दी क्या बन गया था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ये फंडामेंटल वहीं से आया है। कहां से? यूके से। नाउ वी वर कॉलोनाइज्ड बाय व्हाट? ब्रिटिशर्स। अब देखिए, अब मेरी बात समझिएगा। अब यहां पे दो फंडामेंटल्स हैं कैसे डेवलपमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इंडिया में। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गवर्न कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फंडामेंटल इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज रूल ऑफ लॉ। व्हाट? रूल ऑफ लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अगर कोई भी ऐसे, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी चीज आर्बिट्रैरिली नहीं करती थी। कैसे नहीं करती थी? आर्बिट्रैरिली। मतलब ऐसा नहीं कि आज मेरा मन है तो आज पूरा देश काजू की बर्फी खाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये मोनार्की में हो सकता है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ऑफ रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, द फंडामेंटल ऑफ सिविल सर्विसेज,
कि सिविल सर्विस में रिक्रूटमेंट का एक तरीका होगा. दी प्रेस एक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, दे वर ऑल थ्रू एक्ट्स. और एक्ट्स अगर आप देखो, जहां पे भी एक्ट्स हैं तो वहां पे पहले क्या होगा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है तो रूल ऑफ लॉ है. तो रूल ऑफ लॉ मतलब सारी बिना नियम के कोई चीजें नहीं होंगी. सरकार, जैसे मान लो सरकार या गवर्नमेंट जब टैक्सेशन बढ़ाती है तो क्या अपने मन से फाइनेंस में सके कह देता है क्या कि कल से जीएसटी 1500% होगा? क्या करना पड़ता है उसके लिए? फाइनेंशियल बिल. विच कैटेगरी? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. यू आर इंक्रीजिंग टैक्सेस. विल इट बी अ मनी बिल? विल इट बी अ फाइनेंशियल बिल? क्या होगा? विच कैटेगरी? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. क्या क्या आता है कैटेगरी 1 में? फाइनेंशियल बिल्स की कैटेगरी 1 में टैक्सेस ही आते हैं बस. तो कैटेगरी 2 में क्या आता है? अरे इतने शांत क्यों हो? पानी भिजवाऊं? चुल्लू भर आ जाएगा इसमें. पढ़ो लिखो यार. सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है. अगर आप सब्जेक्ट को कनेक्ट करिए ना, अब बहुत इजीली कनेक्टिविटी बना सकते हैं हर सब्जेक्ट में. यूपीएससी वालों में डेट आ गई ना? हाँ क्या ही नई डेट आ गई ना? नया नोटिफिकेशन नहीं आया अभी. अभी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया ना यूपीएससी का. हाँ नई डेट नहीं आई अभी. इस बार शायद अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं या एज बढ़ रही है, ऐसा कुछ होने वाला है. शायद एज बढ़ जाएगी या अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे. मिल जाए एक अटेम्प्ट और यार, एक ही मिल जाए बस. यूपीएससी इज वेरी प्रेडिक्टेबल. इट इज नॉट लाइक एमपीपीएससी. पंडित जवाहरलाल नेहरू के जूता कितने नंबर का था. तो रूल ऑफ लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. तो पहले फंडामेंटल से, किसके? लिबरल फंडामेंटल से हम परिचित हो गए. तो गवर्नमेंट देखो, अब वहां से शुरुआत किस चीज की हुई? अब दो चीजें होती हैं. एक होता है बारबैरिक रूल. क्या होता है? बारबैरिक रूल, या ऐसा रूल जिसमें जहां पे कानून ना हो. और कानून को लेकर के हमारी जो समझ है इंडियंस की, भी बहुत पुरानी है. मनुस्मृति. मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां आई हैं. ठीक है. फिर हमने शरीयत भी देखा है. नहीं, वी हैव दी फेथ कि लॉस कभी आर्बिट्री नहीं होते. या तो रिलीजियस सैंक्टिटी होती है. अब नई जो सैंक्टिटी थी वो क्या थी? पार्लियामेंट्री सैंक्टिटी. और पार्लियामेंट्री सैंक्टिटी के पीछे क्या था? पब्लिक. So these laws have been made with the power of the common public. Parliament वही है ना? It represents the voice of what? Of common man. Are you getting the point? तो रूल ऑफ लॉ से हम परिचित थे. अब केवल रूल ऑफ लॉ था, ठीक है. बट बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ गवर्नमेंट. इट वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. तो वो सारे फंडामेंटल्स इंडिया में एज अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती. पॉइंट. हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया. वाई? बिकॉज वी स्टिल हैड फेथ कि चलो ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये फॉरेनर्स हैं, इनसे हम लड़के जीत सकते हैं. क्यों? क्योंकि तब तक एजुकेशन उतना प्रॉपरली एजुकेशन मिलना शुरू ही हुआ था. और अभी भी अगर आप देखो तो कुछ हद तक जो है वो फ्यूडलिज्म या फ्यूडल माइंडसेट इंडियंस में था. तो फ्यूडल लॉर्ड्स वर द लीडर्स ऑफ व्हाट? ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद पावर चेंज हुई एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इन पावर. नाउ व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्स टू पावर, British government tries to understand the reason why Indians revolted. Yeah, what was the main reason for the revolt of Indians? तुमको समझ में आया? That is, they lack share in power. Yeah, their demands or their demands are not being properly addressed. ये जो system था वो काफी हद तक anarchical हो चुका था. किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का. The British government comes up with the Good Governance Act. और the Act of 1858 वही था. The Act of Responsible Governance, not Good Governance, sorry, Act of Responsible Government.
वाइसरॉय बिठाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठाया, फिर उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। क्या इंट्रोड्यूस करना शुरू किया? लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ पहले ही चल रहा था, और रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ओवरलैपिंग, अलग अलग फंडामेंटल नहीं है, पर रूल ऑफ लॉ का एक फीचर है। लेजिस्लेचर इज अ फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कैसे? इंडियन काउंसिल्स बनाई। क्या बनाई? इंडियन काउंसिल्स, कि अब जो कुछ भी होगा वो इंडियन काउंसिल्स के थ्रू होगा। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, समझ गए आप? सो दिस इज हाउ दे इंट्रोड्यूस अस विद द फंडामेंटल ऑफ constitutionalism, कि we will be sending what, a set of guidelines and principles, and through those set of guidelines and principles you would be governed. वो तो ये 1773 से कर रहे थे, but anything what या कुछ भी इसके अलग नहीं करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू हैव व्हाट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आइए, स्वागत है आपका। धीमे धीमे 1861, 1892 एक्सपांशन, 1909 और एक्सपांशन, 1919 और एक्सपांशन, 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज हाउ द लिबरल फंडामेंटल्स, या द फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल और अ रेशनल डायलॉग वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, क्योंकि वो अपने यहां भी यही कर रहे थे। लेजिस्लेटिव मेथड्स जो हैं वो प्रोसेस को डीले कर देते हैं, क्या देते हैं? डेमोक्रेसी कहीं पे भी क्रांति नहीं होने देती। कोई देश बताओ जहां पे डेमोक्रेसी और क्रांति हो गई हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश, पर बांग्लादेश में 15 साल से एक ही सरकार थी, शेख हसीना की। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल्स में आपको, क्योंकि आपको फेथ है डेमोक्रेटिक फंडामेंटल्स में, तो चीजें वहीं उलझी हुई रहती हैं। आर गेटिंग द पॉइंट? कैर व्हाई टू क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी? पर अब आप समझ गए कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या द फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट। हाँ, और ये सारे जो मेथड्स हैं इनको एडॉप्ट किया था किसने? अरे किसने भाई? मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के अलावा बाद में भी लिबरल्स तो थे ही कांग्रेस पार्टी में, थे कि नहीं थे? या अर्ली नेशनलिस्ट्स, ठीक है। और उनकी जो डिमांड्स थी वो भी कैसी थी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कुछ भी रेडिकल डिमांड नहीं कर रहे थे। जैसे दे वांटेड प्रॉपर जस्टिस, अगली चीज रेजोल्यूशंस इन असेंबली लाया करते थे वो लोग। फिर अगर आप देखो प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, है ना, या प्रेयर और पिटीशन से काम चला रहे थे। उसका अगर आप देखो, दे वर इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियंस ऑफ द पब्लिक, दे वर परसुएडिंग द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस व्हाट, रिफॉर्म्स। क्लियर है? समझ गए आप? ठीक है। और इनके जो मेथड्स थे वो यही कि एडमिनिस्ट्रेशन हमको बुलाओ, जुडिशरी और गवर्नेंस सेपरेट होनी चाहिए, और काउंसिल्स में हमको बढ़ावा दो। क्लियर है बात? यही मेथड, यही चीजें डिमांड्स है उनकी। तो यही जो फर्स्ट फेज में डिमांड होती रहेंगी, या जो फर्स्ट फेज जो पूरा इवॉल्व होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर है? नाउ दिस वाज डायरेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स बिकॉज दे इंट्रोड्यूस अस टू दोस फंडामेंटल्स। अगर आप किसी देश में वायलेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे चीजें वायलेंस से ही सुलझती हैं। अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। Once things start to get changed by violence, you'll always see violence happening there. साउथ सुडान में वही चल रहा है, वहां बहुत सारी कंट्रीज में, नाइजर में भी वही चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है। गांधी ने इसीलिए कहा था ना कि हमको वायलेंस से आजादी तो मिल जाएगी, बट वो आजादी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। खैर, अब आप समझ गए व्हाट इज द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ व्हाई डिड वी अडॉप्ट दिस मेथड? Why did we adopt this method? हमारे पास और भी तरीके हैं, हम स्टार्टिंग से ही मिलिटेंट हो सकते थे। मिलिटेंसी तो सबसे आसान तरीका है, जान ही तो देनी है और जान ही तो लेनी है, सबसे आसान काम है। हाँ, दोनों आसान काम है, किसी को मारना और मरना दोनों आसान है, इसमें पेशेंस वाला खेल नहीं है, दो मिनट काम है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में देयर इज अ डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन,
You have to go through all those parameters. It needs what? Patience. Now, why did we adopt what? This particular fundamental. इस particular fundamental को adopt करने के पीछे दो reasons है. पहला था ideological reason. पहला क्या था? Ideological reason. और दूसरा जो था that was the pragmatic or the practical reason. पहला क्या है? आइडियोलॉजिकल रीजन. दूसरा क्या है? प्रैग्मेटिक और दी प्रैक्टिकल रीजन. देखो, आइडियोलॉजिकल रीजन क्या है आप समझिए कि जो हमारे इनिशियल फेज के लीडर्स हैं, जितने भी हमारे इनिशियल फेज के लीडर्स हैं, कौन थे इनिशियल फेज के लीडर्स? दादा भाई नौरोजी, डिनशॉ इवाचा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बैनर्जी. They are the initial leaders of Congress. Either they are doctors or they are barristers. Majorly. यही थे ना, डॉक्टर्स थे या वकील थे. They had received what? Foreign education. क्या रिसीव किया था उन्होंने? और एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है आपके बिलीफ सिस्टम में. आपने एथिक्स में पढ़ा होगा कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? बाय एजुकेशन. है ना? अगर तुम बम के बारे में पढ़ोगे तो बम ही बनाओगे, और अगर तुम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ही तुम्हारा फेथ होगा. इज दैट क्लियर? खैर, एनीवेज, आप समझिए ये सारे के सारे वेस्टर्न एजुकेटेड थे, और बिकॉज दे वर वेस्ट एजुकेटेड दे बिलोंग टू एफ्लुएंट क्लासेस. ये एफ्लुएंट क्लासेस हटा भी दो, बिकॉज दे वर वेस्ट एजुकेटेड दे हैड फेथ ओवर द फंडामेंटल ऑफ लिबरलिज्म. व्हाई? बिकॉज दे हैड सीन the functioning of liberalism where in UK while they were studying. कि बेस्ट फॉर्मेट है भाई. इनिशियली देखो, आप किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर तब एक्सेप्ट करते हो जब आपको लगे वो हमसे बेटर है. वो क्या है? हमसे. अभी आप एक एग्जांपल देता हूं. मान लो तुम में से किसी एक का भी प्रीलिम्स हो गया इस क्लास में, है ना? हो जाएगा. किसी एक का भी हो गया तो रिजल्ट आने के बाद वो हीरो है. क्यों? एवरीबडी विल आस्क हिम कैसा किया. तो कैसे किया, क्या क्या पढ़ा, बता. So UK had what? Occupied us. They were governing us. ये वहीं पढ़ रहे थे. Who is great? UK is great. Why is it great? Because it follows the fundamental of liberalism. तो एक तो पढ़ने के कारण उनका फेथ जो है ज्यादा रिलायंस किस पे है? लिबरलिज्म पे. फिर उनको ये मालूम था कि ब्रिटिश, देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना, आप एक तो उनका फेथ है, दूसरा एग्जिस्टिंग कंडीशंस इन इंडिया. सारी चीजें देश काल और परिस्थिति पे डिपेंडेंट होती हैं. नाउ व्हाट एग्जिस्टिंग कंडीशंस? इंडिया वाज स्टिल अंडर फ्यूडलिज्म. व्हाइल ब्रिटिशर्स वर ओवर हियर, इंडिया वाज स्टिल अंडर व्हाट? फ्यूडलिज्म. एंड फ्यूडलिज्म व्हेन कंपेयर्ड विद द मॉडर्न थॉट इज एन आउटवर्ड लुकिंग philosophy. Is an outward looking what? Philosophy. If you have any idea of the world history, आपको मालूम होगा कि जब राइज होना शुरू हुआ किसका? कैपिटलिस्ट क्लास का. या जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट क्लास दे एंडेड द डिपेंडेंस ऑफ किंग्स ओवर द फ्यूडल लॉर्ड्स. व्हाई? पहले आर्मीज, सप्लाईज, पैसा कौन प्रोवाइड किया करता था? फ्यूडल क्लास. तो फ्यूडल क्लास अपने हिसाब से फंडामेंटल को चला रहा था. कौन राइज किया? कैपिटलिस्ट. तो कैपिटलिस्ट ने रियलाइज किया कि फ्यूडल माइंडसेट आपको आगे बढ़ने नहीं देगा. व्हाई? बिकॉज कैपिटलिज्म नीड्स द बेस्ट. है ना? कैपिटलिज्म किस पे फोकस करता है? टैलेंट पे. किस पे फोकस करता है? टैलेंट पे. तो जब कैपिटलिज्म टैलेंट पे फोकस करता है तो जो टैलेंट का फंडामेंटल है वो नहीं होता किसमें? फ्यूडलिज्म में. देयर इज व्हाट? देयर इज नेपोटिज्म. मेरे बाद ये. फिर भैया अब वो रेलेवेंट नहीं रह गए ना. नया मनी मेकिंग कौन है? कैपिटलिस्ट. सो दे हैड टेकन ओवर कैपिटलिज्म हैड टेकन ओवर द आइडियोलॉजी ऑफ फ्यूडलिज्म. तो वहां पे डेवलपमेंट हो गया. इंडिया में भी वही प्रॉब्लम थी, है कि नहीं? इंडिया में भी किंग्स थे, किंग्स के नीचे फ्यूडल्स थे, और ये प्रोग्रेस को एक तरह से हॉल्ट कर रहे थे. समझ गए आप?
तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इनको लगा, किसको, दिस इनिशियल क्लास ऑफ लीडर्स, कि ब्रिटिशर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ, व्हाई, बिकॉज दे हैव प्रोग्रेस, नाउ दे विल इंट्रोड्यूस प्रोग्रेस वेयर, इन इंडिया। ठीक है, फिर उनको पूरा भरोसा था कि ब्रिटिशर्स विल प्ले व्हाट, विल नॉट प्ले फाउल एंड वुड बी जस्ट टू इंडियंस। देयर बिलीफ कि इफ दे आर सो मच डेवलप्ड तो वो हमको क्या करेंगे, हमको भी डेवलप करेंगे, बिकॉज दे डिड नॉट हैड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल ऑफ कॉलोनी। उसके लिए भी भारत का इतिहास रिस्पॉन्सिबल है। we have a very long history of invasions and the invaders have settled majority of them. भाई मुगल्स भी इन्वेडर्स थे, हूण, कुषाण, पहलव, सब इन्वेडर्स थे। they had settled, they had contributed to the Indian society। तो उनको भी लग रहा था कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होगा और हम भी वैसे ही डेवलप कर जाएंगे। तो इनसे मांगने का तरीका क्या है, लिबरल। समझ गए आप? तो एक फंडामेंटली है। अब जो प्रैग्मेटिक रीजन था या जो प्रैक्टिकल रीजन था, ठीक है, वो ये था कि आप समझिए, हम उस समय के भारत में थे जब लिटरेसी रेट मुश्किल से 3 से 5% था। कितना? डायरेक्ट एक्शन वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल, या डायरेक्ट एक्शन हमने करके देख लिया था। अब डायरेक्ट एक्शन पॉसिबल नहीं था कि पब्लिक करेगी क्या और क्यों करेगी, किसके लिए करेगी। कोई आइडिया तो होना चाहिए कि आजादी के बाद क्या हटा दिए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट एक्शन के लिए टाइम नहीं था। क्यों? मासेस तैयार ही नहीं थे यार। और मासेस तैयार नहीं होने के पीछे क्या है? कांग्रेस का पहला टारगेट इज व्हाट, वील्डिंग diverse groups, communities and regions in India. Are we a nation? Are we a nation? We are nation in making. We are what? और 1857 के बाद या in the early या in the late 1900s, एकदम late 1900s and the beginning of the 20th century, the nationalism had just begun to develop because of the recognition of the common enemy. Because of the recognition of what? Common enemy. The fates got interlinked. The fates got what? Interlinked. समझ गए आप? Are you getting the point? तो प्रैक्टिकल रीजन यही है कि डिसयूनिटी थी, नेशनलिज्म था नहीं और मासेस तैयार नहीं है डायरेक्ट एक्शन के लिए। डायरेक्ट एक्शन के लिए बहुत प्रिपेयर्डनेस चाहिए होती है। यू कैन नेवर फाइट व्हाट, अ ग्रेटर पावर देन यू। समझ गए आप? और मान लो मैं कहता हूं कि ठीक है 1857 के बाद हम फिर से रिवोल्ट करते, मिल जाती आजादी, तो जिस तरह की आजादी चाह रहे थे कौन, कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे जो लीडर्स हैं वो यही वाली है, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, यही वाली चाह रहे थे ना। और हमको इसमें फेथ ज्यादा क्यों है? आवर बिलीफ सिस्टम, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमको लगता है कि दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल इज जस्ट एंड देयर इज नो फाउल प्ले ओवर हियर, सो वी ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल। वो एजुकेशन से ही आया। तो सेम इज द कंडीशन विद व्हाट, विद द अर्ली फेज ऑफ नेशनलिस्ट आल्सो। इज दैट क्लियर? और कोई डाउट है? ठीक है, कल लिख लेंगे इसको, डोंट वरी।